हे गाइस, हम बात करने वाले हैं, ये क्लास 9 का है, हिस्ट्री है, जो आपके 28 जून को आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और मैंने यहाँ पर मॉडल सेट से आपका जो है, मतलब कि मॉडल सेट आपका जो 3 सेट आया था टर्म 2 के लिए, ठीक है, 3 सेट आया था हर सब्जेक्ट का। तो मैंने सोशल साइंस का तीनों सेट का आंसर जो है मतलब सॉल्यूशन के साथ मैंने बता दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सोशल साइंस का, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों सेट। और आपको 40, मतलब कि अगर 40 में 40 अंक लाना है तो सिर्फ मतलब सिर्फ आपको ये पढ़ के नहीं जाना है, इसके अलावा आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चलना होगा चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे अभी आपके पास टाइम है, यानी कि जल्दी से अगर आप चाहते हो कि मुझे 40 में सच में 40 में 40 लाना है, तो ये चैप्टर वाइज भी आपको जल्दी से तैयारी करने होंगे, ठीक है। अगर आपने वो तीनों सेट नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख लेना सोशल साइंस का जो 28 जून को है। और अब मैं बताऊंगी यहाँ से आपको मतलब कि सोशल साइंस का चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे आपका नागरिक हो, सारी चीज़ें मैं इस मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर से बेटर जा सके, ठीक है। और मैं कौन सी बुक से पढ़ाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बुक्स, तो चलिए उन्हें भी देख लो। आपके पास तो होगा ज़रूर, ठीक है, ये बुक्स तो आपने खरीदी ही होंगे। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी हुई है, ठीक है, इसमें JCRT जो 3 सेट मॉडल है वो भी इनके साथ उत्तर के साथ दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है टर्म 2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें दिया गया है, यानी चैप्टर वाइज, जो ये जेक ने खुद तैयार करके हमारे लिए, यानी कि आपके लिए और हमारे लिए भेजा गया है। सो मैं आपको इसी की बुक से पढ़ाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट, यानी कि जो हमारा रेडियो सिलेबस के आधार पर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 से देखने के प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले इकाई, यानी कि इतिहास यानी इकाई, यानी फर्स्ट पेपर, यानी इसका फर्स्ट ग्रुप में से इतिहास से पूछा जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो नास्तिवाद और हिटलर का उदय, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जो अति लघु प्रश्न उत्तर है, जो 2 मार्क्स का यहाँ से आप उठा सकते हो मार्क्स यहाँ से, अगर इन सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हो। पहला क्वेश्चन है, हिटलर की नेशनल मतलब कि सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा नास्ती पार्टी, ये याद रखना है। आगे हमें बोला है, हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा गेस्टापो, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है, जर्मनी वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा मतलब कि नवंबर का अपराधी कहा जाता है। तो जो जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोग होते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन से, वाइमर गणतंत्र की किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, तो आंसर हो जाएगा वार्साई की संधि पर। आगे, हिटलर का जन्म यानी कि 1889 में कहाँ हुआ था, सो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में जापान ने अमेरिका में कहाँ बमबारी की थी, तो आंसर हो जाएगा जापान ने अमेरिका की किस जगह पर, तो आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर के पास, ठीक है, जो 1945 को हुआ था। आगे यहाँ पर दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन दो मतलब गुटों यानी शक्तियों के बीच हुआ था, तो आंसर हो जाएगा मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच जो है मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरुआत हुआ था। आगे 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नास्ती युवा संगठन क्या था, तो आंसर हो जाएगा युंग ए फोक, ठीक है, ये था। आगे, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी से ही आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा जनमत को प्रभावित किए जाने वाले एक खास तरह का प्रचार, जो पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से मतलब प्रचार किया जाता है, उसी को प्रोपोगेंडा कहा जाता है, बस यही है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, यत्नाशीर या यत्नागृह यानी कि कंसंट्रेशन कैंप का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा विरोधी लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना, जो ऐसी लोहे की तारों से सुरक्षित हो जिसमें बिजली दौड़ रहा, उसी को यत्न शिविर कहा जाता है। आगे यहाँ पर बोला है कि नाडिक जर्मन आर्य कौन है, तो आंसर हो जाएगा आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा को नार्डिक जर्मन आर्य कहते हैं। ये लोग
उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मनी या मतलब जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग ही हुआ करते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि जिप्सी क्या थी, तो आंसर हो जाएगा जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पर बोला घेटों से आप क्या समझते, तो आंसर हो जाएगा किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग करने की, मतलब अलग थलग करके रखना घेटो कहा जाता है। कोई भी समूह मतलब एक समूह को दूसरे समूह से अलग थलग करने को ही घेटो कहा जाता है। आगे नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है, सो आंसर हो जाएगा समाजवादी, कैथोलिक तथा डेमोक्रेट आदि लोग जिन्होंने वाइमर यानी कि रिपब्लिकन का साथ दिया, उसी को कहा जाता है नवंबर का अपराधी। आगे है सर्वहाराकरण का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका अर्थ है कि निर्धनता का उस सीमा स्तर पर पहुंच जाना जिसमें प्रायः कामगार लोग ही हुआ करते हैं। आगे यहाँ पर बोला महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्यों मतलब क्या नसीहत दी, तो आंसर हो जाएगा हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्ति को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। ये महात्मा गांधी ने मतलब कि एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी थी। क्वेश्चन आपका लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर में रहेगा। देखने में आपको आंसर बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझते हुए चलना है और इसके आधार पर आपको देना होगा। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस क्या बोला, 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रिय क्यों मिलने लगी, यानी कि जब 1930 के दशक आते आते जो जर्मन में जो नास्तिकवाद को मतलब कि इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुए, यानी कि क्यों लोकप्रिय मिला, आखिर उनके पीछे का रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो आगे फेमस होते चले गए। सो इसका आपको समझना है यहाँ पर कहानी की तरफ, ठीक है, आपको रटना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाइमर गणराज्य असफल के होने के बाद, जब वाइमर गणराज्य में वो असफल हुए तो इसके बाद जर्मनी में एक राजनीति शून्यता की स्थिति थी, यानी कि वहाँ की राजनीति जो स्थिति थी वो शून्यता के तौर पर थी। फिर 1932 में हुए चुनाव में 1932 में जब चुनाव हुए तो उसमें से 32% मत प्राप्त कर नास्ती पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए। यानी एक तो वो वाइमर गणराज्य में असफल होने के बाद जब राजनीति में शून्यता की स्थिति आ चुकी थी, फिर 1932 में जब आम चुनाव हुआ उसमें 32% मत प्राप्त करके नास्ती पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए। इसने लोकतंत्र के बाद की शून्यता को जनमत का समर्थन प्राप्त कर भर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ नास्ती प्रचार तथा हिटलर के नारे का बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है, आगे उसने एक शक्तिशाली समृद्धि तथा खुशहाल जर्मनी का सपना देखा। उसने उसने सोचा कि इस सपने को जनता के सहभागिता के बिना पूरा करना संभव नहीं है। अगर हम जनता इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, फलतः उसने सफलतापूर्वक लोगों की भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि अगर लोग जुटेंगे नहीं तो ये काम ये जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो लोगों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो बड़ी चतुराई से अपनी राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने लगा और बहुत चालाकी से वो जो भी उनके विरोध हुआ करते थे उनको खत्म करते हुए चले। फिर वह बड़ी चतुराई से अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने लगा और हिटलर यूथ यानी जर्मनी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान तथा प्रजातियां विभेदीकरण जैसे नीतियों को त्वरित यानी कि जन समर्थन प्राप्त हुआ। अब तो इतना सब होने के बाद लोग कौन जुटेगा नहीं, ठीक है ना, हर कोई जुटने चाहेगा इससे। हिटलर जनता की इच्छा को समझने में माहिर था। जनता जो चाहता था हिटलर वो करने को तैयार होते थे, क्योंकि उनका मकसद अलग ही था, क्योंकि उनको अपना सपना पूरा करना था। और अगर वो हिटलर जो है अगर वो जनता की बात को नहीं मानता या उनके भरोसा को नहीं रखता तो उनको कौन उनके सपना को पूरा करने में मदद करता। इसीलिए वो जनता की हर चीज़ों को समझने में वो माहिर हो चुका था। यह वही जनता थी जिसके आत्मसम्मान को युद्ध में पराजय तथा वासरे के अपमानजनक संधि से गहरा धक्का लगा था। हिटलर ने लोगों को उनका सम्मान कि आत्मसम्मान लौटाने का भी वादा किया था। और यह उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक आर्थिक संकट का दौर था जिसमें हिटलर के छद्म नरों ने अपना काम किया तथा जर्मनी में नास्तिवाद लोकप्रिय
हो गया। और इस तरह उनको क्या हुआ, जर्मनी में जो है नास्तिकवाद जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी, क्योंकि उनका सपना था कि वो कुछ करे, और ऐसे अपने से नहीं होगा, उनको जनता की भी ज़रूरी है। इसीलिए वो जनता को इकट्ठा करके, मतलब जनता की हर चीज़ों को वो समझने में माहिर हो चुके थे, और ऐसे में जनता जो है उनकी ओर आकर्षित होने लगे, और वो धीरे धीरे फेमस होते चला। आगे है नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। जब नाजी समाज थी उस टाइम औरतों की भूमिका क्या थी, क्या व्यवहार किया जाता था उनके साथ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे पहले जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता था, यानी जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता था कि पुरुषों और महिलाओं में बहुत भारी अंतर है, यानी कि दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंट है। लोकतांत्रिक समाजों में आदमियों तथा औरतों में समानता के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं वे पूरी तरह से गलत है, ऐसे बच्चों को समझाया जा रहा है। अगर उसे मान लिया जाए तो, या उसे लागू कर दिया जाए तो इससे समाज जो है, यानी कि जो मतलब कि जर्मनी समाज है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मतलब कि औरत और आदमियों के बीच में जो गहरा मतलब कि क्या था, अंतर था, उसको ख़त्म करने के लिए तुले हुए थे, और उनको लग रहा था अगर ऐसा होगा तो ये पूरी तरह गलत है और जर्मनी समाज जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा, नाजी जर्मनी में जहाँ एक और लड़कों को कहा जाता था कि वे दिल दिमाग और शरीर से कठोर हृदय, बहुत ही बलवान तथा कठोर बने, वहीं लड़कियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कि वे उदार हृदय माँ तथा केवल शुद्ध जर्मन नारियों का ही गर्भ धारण करके केवल शुद्ध जर्मन नस्ल के बच्चों की ही माँ बने। अब ऐसा थोड़े होता है, ये बच्चों बनने की बात जो है हमारे हाथ में थोड़े होते हैं, भगवान हम जाने वो हमने क्या कर्म किया है वही तो हमें अपने बच्चों पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्मनी समाज में बोलते थे कि जहाँ लड़कों को कठोर दिल पत्थर की तरह होना चाहिए, वहीं लड़कियों को नॉर्मल दिल और मतलब कि हृदय वाली होनी चाहिए, और अच्छे नस्ल के बच्चों को ही पैदा करने चाहिए। ऐसा थोड़ा होता है, ज़रूरी है कि ऐसे हर औरत की जो है मतलब कि अच्छे बच्चे होंगे, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ का मानना पड़ता था। तो यहाँ पर है लड़कियों यानी लड़कियां ही जर्मन जाति की शुद्धता को बनाए रख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या है, वे स्वयं ही यहूदियों से दूर रहें और घर की ही देखभाल करें तथा वे घरों पर रहकर हर समय नाजी मूल्यों की शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को देती रही। उन्हें ही ये आर्य संस्कृति एवं जाति को आगे लेकर चलने वाली है। ठीक है, ये छोटे बच्चे मतलब कि इस तरह से वहाँ पर मतलब महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता था। आगे जो भी महिलाएं घोषित व्यवहार के नियमों को रास्ते से भटक जाती है, यानी जो नियम घोषित किया गया था अगर वहाँ से वो विचलित हो जाती है यानी भटक जाती है, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाता था, यानी उन्हें बेइज्जती किया जाता था, और उन्हें बड़ी कठोर सजाएं भी दी जाती थी, उनको सजाएं भी दी जाती थी। जो भी महिलाएं यहूदियों या पोलो तथा रूसियों से संबंध रखती थी, बात करती थी या संबंध रखती थी, तो उनकी सर को मतलब कि मुंडवाकर चेहरे पर काली पोत कर गलों में इस तरह की मतलब कि तख्तियाँ लटकाकर जिन पर लिखा होता था, क्या लिखा होता था, मैंने देश के सम्मान को समाप्त किया, ये लिखा हुआ रहता था। अगर वो यहूदियाँ पोलो या रूसियों के साथ संबंध रखता है तो उनके साथ ये होता था, यानी उनका सर मुंडवाकर यानी कि गंजी करके उनको क्या किया जाता है, काली पोत करके मतलब उनके पीठ पर एक एक चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और वो क्या था, मैंने देश के सम्मान को समाप्त किया। अनेक औरतों को जेल में खाने में भी भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, यानी सजाएं दी जाती थी। इस फौजदारी गुनाह के लिए अनेक औरतों ने अपने परिवार, अपने पतियों तथा सामाजिक सम्मान को भी खोना पड़ता था। मतलब इस तरह इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति हुआ करते थे उस टाइम। आगे यहाँ पर बोला है जर्मन में नाजीवाद की विजय के प्रमुख प्रभाव क्या थे। सो आंसर हो जाएगा जर्मन में नाजीवाद की विजय के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थी। पहला, जर्मनी में नाजीवाद की विजय का परिणाम यह हुआ कि वहाँ की सत्ता हिटलर के हाथ में आ गई और उसने सैनिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। ठीक है, और दूसरा है जर्मनी के लोग प्रथम विश्व युद्ध हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगे और विनाश शस्त्र बनाने लगे। परिणामस्वरूप अन्य देश ने भी शस्त्र की होड़ लग गई, अतः दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। कहने का मतलब है जब जर्मनी के लोग जो थे, जब उनको
प्रथम विश्व युद्ध में अपना मतलब उनको जो अपमानित किया गया था और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन्हें विनाशकारी शस्त्र यानी चीज़ों को जो बनाने लगे, हथियार को बनाने लगे। ये सब जैसे ही देश में फैल गया तो पूरे देश में मतलब पता चल गया कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने लिए शस्त्र तैयार करने लगे और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध का आह्वान हो गया। ठीक है, नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, वाइमर गणतंत्र के जन्म पर एक लागू टिप्पणी लिखी। यानी वाइमर गणतंत्र का जो जन्म हुआ इस पर क्या टिप्पणियाँ हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा जर्मन के केंद्रीय शक्तियों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में यानी कि नवंबर 1918 में मित्रगुट यानी कि मित्रगुट कौन है? आइलैंड पासवर्ड से पराजित हुआ। सही जर्मन की इस पराजय ने यानी कि क्या किया? इस पराजय ने संसदीय राजनीतिक दलों को जर्मनी की यानी कि राजनीति का पुनः रूपांतरण करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, दूसरा है एक राष्ट्रीय सभा वाइमर में मिली तथा संसदीय संविधान की स्थापना की जिसमें संघीय ढांचा अपनाया गया और रिचस्टाग या जर्मन संसद में उप प्रधान चुने जाते थे। इसका गठन सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार के आधार पर जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? सो आंसर हो जाएगा वाइमर गणराज्य के द्वारा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था वे इस प्रकार थे। तो वो क्या थे? पहला है गणराज्य यानी कि जैसे यहाँ पर पहला दिया गणराज्य के सामने यानी सबसे बड़ी समस्या वार्साई की संधि थी। इस संधि के कारण जब उसने विवश होकर हस्ताक्षर कर दिए थे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, मतलब समस्या थी और इसकी जनता यानी कि इसकी जनता अर्थात जर्मनी लोग ने उसे अच्छी सरकार नहीं समझा, बस यही रीजन था। इसका कारण यह था कि युद्ध को मतलब शुरू करने के लिए केवल विजित शक्तियों ने जर्मनी को ही उत्तरदायी ठहराया तथा जर्मन को प्रथम विश्व युद्ध में हार को स्वीकार तो करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। आगे 1 नंबर क्वेश्चन में आंसर इसमें बोला जर्मनी के लोगों ने वार्साई की संधि का विरोध किया क्योंकि इसमें न केवल कठोर एवं हानिकारक शर्तें लादी गई थी अपितु ये सारे देश में अपमानजनक तरीके से थोपी भी गई थी और जर्मन के प्रतिनिधियों पर व्यंग कासे गए थे और विशेषकर जर्मनी के पुराने शत्रु फ्रांस द्वारा ये चीज़ें की गई थी, इसीलिए उनको काफ़ी जो है बुरा लगा था। आगे जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अपने समुद्र पार सभी उपनिवेश यानी कि लगभग 1/10 भाग जनसंख्या, 13% अपना भूभाग और 75% इस्पात लोह खोया एवं 26% अपना कोयला भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एवं लिथुआनिया को देना पड़ा। ठीक है, ये सबसे बड़ी हार है। दूसरी चौथी है यहाँ पर मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए इसका क्या किया? असैन्य कारण भी किया था। उसके बाद इसका छठा है 5वां है युद्ध अपराध धारा ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराने के साथ साथ उस समस्त नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जो मित्र राष्ट्रों ने उठाया था और जर्मनी को युद्ध क्षति भुगतान भी करने के लिए विवश कर दिया गया था और यह रकम लगभग 6 बिलियन यानी कि अरब या पौंड थी। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 1920 के दशक से राइनलैंड के समृद्धि संसाधनों पर भी अधिकार कर लिया गया था। अनेक जर्मन लोगों ने अपने यानी कि वाइमर गणराज्य को न केवल जर्मनी के पराजय के लिए अपितु अपमानजनक वार्साई की संधि को भी स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी हो गए थे, बस यही रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला नास्तिक सोच के खास पहलुओं कौन से थे, तो वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से वार्साई की संधि द्वारा जो कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया गया उसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी में नाजीवादी नाम से एक तानाशाही राज्य स्थापित हो गया और नाजी दल की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विचार या मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर दिया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी हिटलर के नेतृत्व का आरंभ हुआ। इस आंदोलन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है राज्य सबसे ऊपर और नाजीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए ना ही राज्य लोगों के लिए होगा। दूसरा है यह युद्ध को उचित ठहराया था और शक्ति के प्रयोग के मतलब की सराहना भी करता था।
का नेक्स्ट होगा, जैसे नाजीवादी सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और वह और एक महान नेता के नेतृत्व की सराहना भी करता था। दूसरा, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहता था। उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पर, यह जर्मनी में यहूदी लोगों को बिल्कुल मिटा देने के पक्ष में था, और क्योंकि वे जर्मनी के लोगों को आर्थिक मुसीबतों के कारण मुसीबतों के कारण थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें बोला यह हर विरोध को समाप्त कर देना चाहता था और हर प्रकार के दल संगठन के विरोध था। और आगे है, नाजीवाद जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उन सभी बस्तियों को वापस लेना चाहता था जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी अधीन थी। ठीक है, और यही सब वजह से जो है ना, मतलब ये नाजीवाद जर्मनी की सैनिक शक्तियों को बढ़ाना चाहता था और उसे विवश के महान शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। तो यहाँ पर जो यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एक भी छूटेगा नहीं, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों।